बट वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि एज अ प्रोफेशन बॉलीवुड उतना ही क्लीन और उतना ही डर्टी है। सामान लेके जा रहे हैं बस्ते बस्ते, बैक स्टेज भी कर रहे हैं, खान मार्केट में खड़े होकर फ्लायर दे रहे हैं, वो सब मेहनत मैं कर चुकी थी। क्योंकि एक्टिंग में 90% से ज्यादा लोग फेल होते हैं। मैं ऐसे वो नहीं करना चाहूंगी, पर दिल्ली में काफी अजीब अजीब के कैरेक्टर्स भी हैं। हमारी दिल्ली बहुत ही रंगीन है। अगर वो नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। क्या है ना कि हमारे देश में एक औरत के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, विच इज ट्रू, बट उसमें आदमियों की भी गलती नहीं है, हमारी कंडीशनिंग की गलती है। आजकल बहुत सारी रिलेशनशिप्स चल नहीं रही हैं। प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बट कुछ कुछ ऐसा एक्सपोजर है उसमें जो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब उनको बच्चे रहने दीजिए। मैं अगर कल कभी फिल्म बनाना चाहूंगी तो मैं चाहूंगी कि पूरा वुमेन स्टाफ। सदियों से कमाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आदमियों के ऊपर है, तो उनके ऊपर पे कम प्रेशर नहीं था इतने समय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पवलीन गुजराल के बारे में। आज हमारी खास मेहमान है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिरोज टीवी में। थैंक यू सो मच अंशु, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हम लोगों को भी। कैसा, मतलब कोई रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं रही आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर के पास है ये, तो मेरे लिए इजी है। पर यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है। बहुत इंस्पायरिंग हैं आप सब लोग। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग आप कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। सब कुछ होते सोते भी हम इतना कम करते हैं, बट आप लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम। पर हम लोग एक दूसरे से ही तो सीख के आगे बढ़ते हैं। कुछ आप हमसे सीखते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं, एक दूसरे से ही सीख के आगे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपका सवाल है आपके नाम से जुड़ा हुआ। जैसे आपका जो नाम है वो मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने पवलीन नाम आज से पहले कभी सुना नहीं था। मेरे आसपास भी किसी का नाम नहीं है। और जब पता चला कि पवलीन गुजराल का इंटरव्यू करना है, तब एकदम से मन में ख्याल आया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। तो फिर आपके बारे में सर्च किया। तो आपके नाम के पीछे की क्या कहानी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? किसने आपका ये नाम रखा और क्यों रखा? कहानी तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें खास बात नहीं है। मेरी मम्मी को ये नाम बहुत अच्छा लगा। पता नहीं उन्होंने कहीं सुना कि नहीं सुना, बट जब उन्होंने ये नाम रखा तो उन्होंने कुछ सोच के नहीं रखा कि इसका मतलब ये है। उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने ना देखा ना उन्होंने सर्च किया। तो मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। तो भाई का नाम कवलीन है और बहन का नाम प्रभलीन है। तो ये बस जैसे सरदारों में नाम होते हैं, एक ही तरीके के, एक ही तरह जैसे सुनाई देते हैं, बस वही था। बट ये मैं कहना चाहूंगी कि पवलीन एक रशियन वर्ड है, और रशियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पीकॉक, मोर। तो ये मुझे पता लगा जब मैं खुद रशिया गई अपनी फिल्म को लेकर, एंग्री इंडियन गॉडेसेस। हमारा एक प्रीमियर रशिया में था, हम सेंट पीटर्सबर्ग में थे। तो वहां पे एक जेंटलमैन ने मुझे बोला कि आप रशियन हो? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहते पर आपका नाम रशियन है। तो रशिया में मोर को पैवलिन बोलते हैं। अच्छा। उनका स्पेलिंग डबल ई की जगह आई है, बट वर्ड वही है। तो मेरा नाम एक्चुअली रशियन है। क्या कभी डिफिकल्टीज आती हैं मतलब आपका नाम लेने में, प्रोनाउंसिएशन करने में? जब डिफिकल्टीज आती है ना, उस वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उनको करेक्ट करना चाहूँ कि नहीं। जैसे कि सपोज कोई टेलीकॉल आ रही है तो वो गलत बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं बबली। तो मैंने कहा हाँ बबली, डजंट मैटर। बट ऑफ कोर्स काम के लिए पहली बार किसी से मिलो, उन्होंने कभी ये नाम सुना नहीं होता, तो मैं हमेशा 80% ऑफ द टाइम्स
मैं उनको करेक्ट करती हूँ। चलिए मैम, बहुत सुंदर नाम है, और इन फ्यूचर हुआ तो हम भी किसी परिवार में आपका नाम जरूर रखवाएंगे। अरे वाह, क्योंकि क्या बात है। मुझे बहुत इंस्पायर आपका नाम किया है, और थैंक यू। अब आपने ये कहानी शेयर की तो मतलब बहुत मीनिंगफुल है। इंटरनेशनल नाम है, जरूर रखिएगा। बिल्कुल। तो शायद वो इंसान ट्रैवल करे रशिया, पता लगे कि नाम का मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपकी जर्नी के बारे में। आप बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, और आपने कई फिल्मों में काम किया है। तो ये आपकी एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और कौन सा वो पल था, या किस इंसान ने आपको इंस्पायर किया इस जर्नी को आगे ले जाने में, और मतलब कौन सा शख्स था आपके जीवन में? देखिए, मैं सच बताऊं तो कोई एक शख्स तो नहीं था, कोई एक इंसान नहीं था जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ एक्टिंग के लिए। मेरा बैकग्राउंड थिएटर है। मैंने 6 साल थिएटर किया था कॉलेज में और स्कूल में भी। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक थिएटर नहीं किया, ड्रामा नहीं किया। पर जब मेरी शादी हुई तो मैंने मॉडलिंग करनी स्टार्ट की। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे स्पॉट किया, उन्होंने कहा कि आप आके इस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन कीजिए, और मैं काफ़ी थिएटर करती थी उस टाइम। अब वो निकला प्रोजेक्ट विद पैन नलन। पैन नलन एक इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म कांस में भी गई है, वैली ऑफ फ्लावर्स और समसारा। और तो ऑडिशन तो थी नहीं, एक मीटिंग थी। उनसे मैं मिली और मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, तो मैंने तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ना ही सीरियसली लिया। आई वॉज माई सेल्फ, आई वेंट, मैंने उनसे बात की। वो जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपकी हॉबीज क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपने पढ़ाई क्या की है। मुझे ना थोड़ा सा वियर्ड लगता था लग रहा था, क्योंकि बॉलीवुड के बारे में ना काफी तो बुरी बातें सुनते हो, बट वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि एज अ प्रोफेशन बॉलीवुड उतना ही क्लीन और उतना ही डर्टी है जितना कोई और प्रोफेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं, स्पेशली औरतों का, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सतर्क आपको किसी और प्रोफेशन में रहना पड़ता है, उतना ही सतर्क एंड कॉन्फिडेंट आपको इसमें रहना पड़ता है। जो मैंने सुनी थी बातें, मुझे लगा कि अरे ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, व्हाट इज हिज डील, क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस कॉन्वर्सेशन करके आ गई। फिर 1-1.5 महीने बाद इन लोगों का फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं मूवी के लिए, और वो एक एक्टर्स रिट्रीट है, और अगर एक्टर्स वर्कशॉप है गोवा में, और अगर वो ठीक चला तो हम एक मूवी बनाएंगे। तो मुझे लगा चलो फ्री की छुट्टी मिल रही है ना, ऐसे तो मैं चली गई। 2 महीने हमने वहाँ पे स्पेंड किया, शूट भी किया, और 1 साल के बाद मूवी रिलीज हुई। और वो फिर कहाँ रिलीज हुई? इन कनाडा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारा वर्ल्ड वाइड प्रीमियर था। उसके बाद हम बर्लिन गए, पोर्चुगल गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हम कम से कम 10 कंट्रीज गए अपनी फिल्म के साथ। वो फिल्म इतनी बेहतरीन बनी, इतनी इन्फ्लुएंशियल बनी कि इंस्टेंटली पीपल केम टू नो कि अरे पवलीन एक एक्टर है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं बताना चाहूंगी कि मैं काफी लकी हूँ इस मामले में कि मुझे वो लॉन्ग लाइंस में खड़ा होना नहीं पड़ा कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर, वो मुझे नहीं करना पड़ा। आई थिंक वो सारी मेहनत मैंने थिएटर में कर ली थी। तो मैं ये बहुत मानती हूँ कि भगवान जो है ना, आपका सुख दुख बांट के देते हैं आपको जीवन में। तो वो जो मेहनत थिएटर में की थी कि सामान लेके जा रहे हैं बसते बसते, बैक स्टेज भी कर रहे हैं, खान मार्केट में खड़े होके फ्लायर दे रहे हैं कि आओ हमारा प्ले देखो, और लोगों को खींच के लेके जा रहे हैं आइए प्ले देखिए हमारा, ऐसे करके वो सब मेहनत मैं कर चुकी थी एज एन एक्टर। तो वो आई थिंक उसका फल मिला कि मेरे को वो लाइनों में नहीं लगना पड़ा, और मेरी पहली फिल्म बहुत अच्छी गई। तो मैम, जैसे आपने थिएटर की बात कही, तो आप बचपन से ही आपके मन में ये था थिएटर करने का, एक्टिंग लाइन में जाने का? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम अलग है। आपने पढ़ाई की कंप्यूटर साइंस से, फिर उसके बाद अलग बैकग्राउंड में पढ़ाई किया लॉ का, और फिर उसके बाद अलग ही एकदम से करियर चुन लिया एक्टिंग का। तो मतलब कैसे ये आपका विचार बदला कि पहले मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, फिर मुझे लॉ की पढ़ाई पढ़नी है, फिर एकदम से एक्टिंग करनी है? हाँ। और बीच में भी आपने और भी कई कई तरह के
चीजें की हैं, जैसे आपने मॉडलिंग किया है, हाँ। आपने मतलब एंकरिंग भी किया है, कई ब्रांड्स के लिए आपने होस्ट किया है, हाँ। तो ये कैसे हुआ? तो मैं शुरुआत से बहुत ही क्रिएटिव पर्सन रही हूँ और पर मुझे पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हमारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो कहती थी 90% नंबर नहीं आएंगे तो तब थप्पड़ खाओगे, जो पढ़ती थी हमें। तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि नंबर तो लाने ही लाने हैं, तो वो तो होता था। उसके अलावा मैं बहुत क्रिएटिव थी। मैं अपने आप डिबेट कंपटीशन, रेसिटेशन, ड्रामा, थिएटर बहुत करती थी। पर क्या है ना कि आज वो ज़माना अलग है, पर जब मैं उस एज में थी तो इंडिया में एक्टिंग एक करियर, बहुत अच्छा करियर नहीं माना जाता था। आज भी थोड़ा है प्रॉब्लम उसमें। तो माय फैमिली ऑफ कोर्स जो अपने बच्चों का बेनिफिट देखते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई करियर नहीं है, ये आप परस्यू नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वाली पढ़ाई करो। तो फिर मैंने लॉयर वाली पढ़ाई की। पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं एक सीख हूँ, मैं एक सरदार हूँ और सीख एक शब्द ही है, उसका मतलब होता है सीखना, कि आप पूरी जिंदगी एक लर्नर रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। ये हमारा रिलीजन हमें सिखाता भी है और वो हर रिलीजन सिखाता है कि अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए कि आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है। आप जिंदगी भर सीखते रहिए, बस इतनी चीजें हैं दुनिया में सीखने वाली। आज मैं आपसे भी कितनी सारी चीजें सीखी हूँ। आज छाँव फाउंडेशन से कितनी चीजें सीखी हूँ कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जिस मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, तो मेरी तो मुश्किलें कुछ भी नहीं है। तो आई फील लाइक कि हर एक इंसान को एक लर्नर होना चाहिए। सो फिर वो मैं एक्टिंग में घुस गई। फिर एक पहली फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद मैंने मेड इन हेवन किया, फिर सिटी ऑफ ड्रीम्स, फिर मर्जी, फिर दूसरी फिल्म आई, भोर आई, फिर डॉली किटी, गहराइयाँ, फिर वो चलता गया। एंकरिंग का क्या है कि अगर एज एन एक्टर ना, मुझे लगता है कि, और ये मैं सच में एक एडवाइस देना चाहूंगी उन सब लोगों को जो एक्टिंग करना चाहते हैं, कि अगर आप सीरियसली एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं ना, तो आपके पास एक बैकअप करियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में 90% से ज्यादा लोग फेल होते हैं। बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है ये, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अपनी एक्टिंग के पैशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज रखिए जो उसको फ्यूल कर सके। एक ऐसा प्रोफेशन रखिए जो आपको वो पैसा दे सके कि आप अपने पैशन को परस्यू कर सके जब तक आपको वो पॉइंट नहीं मिलता। क्योंकि लोग 10-15 साल लगे रहते हैं पर उनको अपना ड्यू नहीं मिलता एक्टिंग में, टाइम लगता है उसमें बहुत। तो मैंने भी वही किया। एंकरिंग मैंने पिक की क्योंकि थिएटर से मुझे प्यार था, स्टेज से मुझे प्यार है। और एंकरिंग में क्या है कि वो इंस्टेंट आपको प्यार मिलता है। अगर लोगों को काम पसंद है तो वो ताली मारेंगे, नहीं तो वो नहीं मारेंगे। तो वो मुझे बहुत, पेशेंस भी थोड़ी कम थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आई एम फॉर्चुनेटली, बाबा जी की मेहर है कि आई एम गुड एट इट, आई एंजॉय इट, और वो दिखता है स्टेज पे। तो वो तो मेरा चल ही रहा है। आज भी मैं ज्यादा एंकरिंग करती हूँ, एक्टिंग कम करती हूँ। क्योंकि एक्टिंग में एक तो आपको अपना प्रोजेक्ट भी बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है कि आप कैसी इमेज आप चाहते हैं। तो इसीलिए काम मैंने कम किया है, पर वो काम मुझे लगता है कि उसने, हर काम ने मुझे आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं किया है। तो वो बहुत जरूरी है। मैम आपने कम नहीं, बहुत ज्यादा काम किया है, और आपकी मतलब हर फिल्म में जो भी भूमिका रही है वो बहुत खास रही है। Thank you. मतलब सबके दिलों में कुछ ना कुछ छाप छोड़ी है आपकी हर एक फिल्म में, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म हो, चाहे वो बड़े पर्दे पे फिल्म हो। मतलब हर फिल्म से आप कई नाम से जाने जाते हो। जैसे आपकी पहली फिल्म है एंग्री इंडिया गॉडेसेस, तो उसमें आपने पम्मी का रोल निभाया था। तो उसमें मतलब लोगों ने आपके किरदार को बहुत सराहा था, बहुत मतलब प्यार दिया था, और आपने किस तरीके से वो भूमिका निभाई थी वो आज भी लोगों के दिलों में है। तो जैसे हम बात कर रहे थे एंकरिंग की, तो मैम आपने जब पहला एंकरिंग प्लेटफॉर्म पे किया था तो वो कैसे किया था, कैसे ऑफर हुआ, और क्या डर लगा था? क्योंकि पहला कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मन में डर रहता है, तो क्या आपको भी ऐसा डर महसूस हुआ था?
जो मेरा पहला एंकरिंग का प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली टीवी के लिए था। वो एक शो था कॉल्ड बैंड बाजा बूफे, और वो चैनल था फूड फूड, संजीव कपूर जी का जो चैनल है। उसके लिए हमने ये एक एपिसोडिक सीरीज शूट की थी जहाँ पे हम वेडिंग्स के ऊपर बेस्ड थी। हम बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, वहाँ पे खाने को रिव्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन शो था। तो मैंने कभी लोगों को डायरेक्टली फेस नहीं किया था, मैंने कैमरे को फेस किया था। और शादी के अंदर तो माहौल ही इतना फन होता है कि वहां पे तो क्या नर्वस हो तुम आप एंजॉय कर रहे होते अपने आप को और बीच बीच में शूट कर रहे होते, तो ऐसा था। पर जब पहला मैंने स्टेज शो किया तो आई वॉज वेरी बैड। बहुत ही बुरे तरीके से मैंने वो एंकर किया था शो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं और कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कितनी होनी चाहिए, और लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, उनको एक्साइटेड कैसे रखना है कि जो आप बोल रहे हो वो सुने। वो मैंने ओवर द इयर्स सीखा। पर पहला शो तो मैं बहुत नर्वस थी, और मुझे अब लगता है कि मुझे थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था उस टाइम। बट कुछ तो ठीक किया होगा कि अगला शो मिल गया। ऐसा नहीं कि एक शो किया और फिर हट गए। जो लोग एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? तो मैं सच में ये एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एंकरिंग की तरफ जा रहे हैं। जो एक्टर्स हैं वो भी एंकरिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी एंकरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी भाषा पे काम कीजिए। इंग्लिश, हिंदी आपकी पूरी स्पष्ट होनी चाहिए, डिक्शन ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, और ऐसा कर पाए कि आप एक शादी भी कर पाए जहां आप चाचा मामा ताया को नचा रहे हैं, और आप एक कॉर्पोरेट इवेंट भी कर पाए जहाँ पे आप अवार्ड सेरेमनी में मुश्किल मुश्किल नाम बोल रहे हैं। तो अपने स्पीच पे काम कीजिए, क्योंकि आपकी स्पीच ही आपका सबसे बड़ा फन है, वो ही आपको आगे लेके जाएगा। लोगों को लगता है कि अगर आप अच्छी तरह ड्रेसअप हो जाएं या बहुत बढ़िया लगे स्टेज पे तो वो काफी है। वो काफी नहीं है। जो आप बोलते हैं वो लोग सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल। कितनी देर देखेंगे। तो आई थिंक कि जो करना चाहते हैं बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, पर अपने स्पीच पे काम करें, बिल्कुल, अपनी भाषा पे ध्यान देना अपनी चाहिए। भाषा पे ध्यान दें, अलग अलग भाषाओं को सीखें, और स्पष्ट तरीके से सीखें, उन्हें बोल पाएं। बिल्कुल मैम। जैसे कि मैम, मेरे मन में एक सवाल था कि आपने जो मूवी की थी एंग्री इंडियन गॉडेसेस, तो बहुत ही बोल्ड विषय पे थी। उसमें सेक्सुअलिटी को लेके भी बात हुआ है, और उसमें लड़कियों के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बात की है। और वहाँ से लड़कियों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली कि पहले ऐसा होता था कि लड़कियों की बात को ज़्यादा दबा दिया जाता था, इतने उनके जो बात है उन मायने नहीं रखती थी समाज के सामने। लेकिन उस मूवी को आने के बाद, जो 2015 में आई थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अब लड़कियां आवाज उठा रही हैं। तो आपके लिए वो किरदार निभाना कितना मुश्किल था, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? एक्चुअली वो अंशु, वो शूट होने के 15 दिन पहले ना हमने सिर्फ वर्कशॉप किया था। तो हमारे जो डायरेक्टर थे और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे दिलीप शंकर, उनका ये मानना था कि क्योंकि हम जो लड़कियां थी, आधे लोग तो एक्टिंग जानते भी नहीं थे, पहली बार एक्टिंग कर रहे थे, और आधे लोग थोड़ा थोड़ा कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इनका वर्कशॉप करते हैं कि पूरी तरह से किरदार में आ जाएं। एक बार वो वर्कशॉप हो गई 15 दिन के लिए, फिर तो इतना आसान था सब कुछ। वो 15 दिन मुश्किल थे। और जब एक्टिंग वर्कशॉप्स होती है ना, तो ये नहीं होता है कि आपका जो किरदार है उसको आप कितना बेहतरीन कर पाएं। एक्टिंग वर्कशॉप होती है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। जितना आप अपने आप को जानेंगे ना, उतना ही आप वो किरदार अच्छी तरह कर पाएंगे कि कैसे आप उस किरदार से अलग हैं। वो डिफरेंस अगर पता लग जाए ना, तो वो स्टेज पे, स्क्रीन पे बहुत आसानी से आप दर्शा सकते हैं। तो वर्कशॉप्स, कोई भी एक्टिंग वर्कशॉप्स अगर आप करेंगे तो वो कैरेक्टर के बारे में नहीं है, वो आपके बारे में है कि गेट अपने आप को ज्यादा जाने। सो हमने वो किया 15 दिन कि अपने आप को तो हम भूल ही चुके थे। हम कैरेक्टर और हमारे में कितना फर्क था वो हमें पता था, कि हमें पता था क्या नहीं करना।
तो उसके बाद फिर शूट होता था तो एकदम से सब लोग अपने कैरेक्टर में आ जाते थे, क्योंकि इतना अच्छी तरह पता लग गया था और हमने कैरेक्टर खुद लिखे थे अपने। तो वर्कशॉप पे उन्होंने कहा था कि आप कैसा कैरेक्टर करना चाहते हैं, तो हमने खुद लिखा था। और जो मेरा कैरेक्टर था पम्मी, वो उन सब औरतों पे बेस्ड था जो मेरे आसपास थी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की लड़कियां यूजुअली मैं ऐसे वो नहीं करना चाहूंगी, पर दिल्ली में काफी अजीब अजीब के कैरेक्टर्स भी हैं। हमारी दिल्ली बहुत ही रंगीन है। तो मैंने ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों पे बेस्ड किया था जो जिनको मैं मिल चुकी हूँ। तो वो सबसे एक एक दो दो चीजें लेके मैंने ये पम्मी का कैरेक्टर बनाया था। क्या आज भी पम्मी आपके अंदर है, या आप अपने अंदर आज भी पम्मी को हाँ ऐसे हाँ, देखते हो? पूरी तरह। आज अगर एंग्री इंडियन गॉडेसेस 2 बनती है तो 100% पम्मी तो ऐसे आएगी। वो जो एक लेयर है वो तो हमेशा रहेगा। आप जितने कैरेक्टर्स करते हैं एज एन एक्टर, वो आपके साथ ही रहते हैं, क्योंकि आप एक और इंसान आपने प्ले किया है, दैट इज ऑलवेज विद यू। जैसे आपने अभी बात किया था कि अपने आप को पहचानने की, बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। किसी ने सवाल कर लिया कि आप क्या हो, तो हम 4 चीजें इधर उधर की गिना देंगे, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि असल में हम हैं कौन। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने? अपने आप के साथ समय बिताइए। आजकल क्या होता है ना कि ये सोशल मीडिया के चलते और इतना ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, जो बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप के साथ बैठ के समय नहीं बिताते कि आपको क्या पसंद है। जैसे कि सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी लाइफ में, तो आप अपने दोस्त को फोन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें। पर मुझे लगता है कि हर इंसान में वो क्षमता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सबसे बेस्ट डिसीजन आप ही को पता है आपके लिए क्या है। आप बस बैठो, सिंपली जस्ट सिट विद द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को लेके बैठो, आधा घंटा बैठो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या करना है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कोई भगवान का नाम लेना नहीं है। मेडिटेशन है अपने आप को जानना कि आप इस सिचुएशन में, एक शांति की सिचुएशन में कैसे रहते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर आज आप पूछें कि अगर ये फोन ना हो, टीवी ना हो, आसपास कुछ ना हो, आपको पता है आप किस बारे में सोचेंगे? आपको नहीं पता है, मतलब आप अपने आप को नहीं जानते हो। ये एक्सटर्नल चीजों को जानते हो आप, कि आप किन चीजों पे डिपेंडेंट हो। तो मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में ना, लोग अपने आप के साथ समय नहीं बिताते। तो अगर आप वो करोगे तो आपका इनर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, आप अंदर से भी ताकतवर बनोगे, आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, और आप अच्छी चीज की तरफ ही देखोगे, बुरी चीज को इग्नोर करोगे। सो आई थिंक कि वर्कशॉप्स तो ऑफ कोर्स वर्कशॉप्स पे आपको यही सिखाती हैं। जैसे कि वर्कशॉप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, उन्होंने कहा था कि जब आप 15 साल की थी, तो अगर आपने अपने 15 साल वाले बचपन को कुछ लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगी। तो कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है कि आज मैं अगर 40 साल की हूँ और जब मैं 15 साल की थी, तो मैं क्या बोलना चाहूंगी अपने 15 साल के सेल्फ को, जो कि मैं इस्तेमाल कर सकूं। मे बी आई विश आई न्यू दिस देन। तो ऐसी चीजें हैं जो कि आप बैठ के भी कर सकते हो। तो जस्ट स्पेंड टाइम, अपने आप के साथ समय बिताइए। मतलब मेरे लिए तो मतलब खासकर मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कभी मेडिटेशन करने बैठती भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, सब भाग रहे हैं, मेरे से चीजें छूट रही हैं, तो मेडिटेशन हो नहीं पाता है। तो क्या उसके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि किस चीज से हम अपने आप को मेडिटेशन की तरफ ढाल सकते हैं? कौन सी एक ऐसी चीज है कि हम अपना ध्यान एक जगह लगा सकते हैं? क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो, आप योगा भी करते हो, आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, तो आपसे बेटर इंसान कौन ही होगा इस चीज पे मतलब विचार देने के लिए? तो मेडिटेशन क्या है कि आजकल मेडिटेशन, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन है कि एक जगह बैठो, आलती पालती मार के और ध्यान दो। नहीं, वो मेडिटेशन ऑनेस्टली नहीं है। अगर आप एक गार्डन में बैठ के भी अगर आप पेड़ भी देख रहे हो और आप सिर्फ पेड़ को देख रहे हो, एक वहां पे चिड़िया बैठी हुई है उसको देख रहे हो, वो भी मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन का मतलब है कि जहां आप हैं, आप बस वहीं के हैं, आप कोई और चीज नहीं सोच रहे। तो अगर अंशु तुम्हारा दिमाग यहाँ वहां चला जाता है ना, उसको जाने दो,
कितनी देर यहाँ वहां रहेगा, अपने आप आ जाएगा। और अगर एक चीज के बारे में आप सोच भी रहे हो ना, तो कोशिश करो वो एक ही चीज के बारे में सोचो उस वक्त, वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, एक चीज पे ध्यान देना बस। अब वो ध्यान भगवान पे हो, या ध्यान आपकी कोई प्रॉब्लम पे हो, या ध्यान एक पेड़ पर हो, ध्यान ध्यान है। तो बी प्रेजेंट, मेडिटेशन यही कहता है कि आप बी प्रेजेंट, कि जहां है ना वहीं के रहिए, ताकि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। वहां रह के आप 10 चीज और सोच रहे हैं तो फिर तो क्या फायदा। और मेरा मेरा मेडिटेशन, मेरा योगा, मेरी फिटनेस, ये मेरी फिटनेस भी एक तरीके की मेडिटेशन ही है। जब मैं योगा करती हूँ या मैं जिम में भी वर्कआउट करती हूँ, तो उस वक्त मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे वर्कआउट पे है। तो आई एम मेडिटेटिंग टुवर्ड्स माय वर्कआउट। मैं अपने फिटनेस की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ डेडिकेट कर रही हूँ अपने आप को। वो भी मेडिटेशन ही है टुवर्ड्स माय बॉडी। तो अगर आप जितना इसको आसान बना दोगे इस वर्ड मेडिटेशन को, उतना ही आसानी से ये हो जाएगा। बहुत आसान है, आप बैठे बैठे भी आप मेडिटेट ही कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश ही कर सकती हूँ। कोशिश एक आशा, और जिंदगी कोशिश है एक। मैं सबको ये बोलूंगी कि सब मेडिटेशन करने का ट्राई करो, करिए। एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस एक ही चीज के बारे में सोचो एट वन टाइम। तो मैम ये तो बात हो गई फिटनेस की, मेडिटेशन की। अब इससे हटके कुछ सवाल हो जाए तो सबसे पहले मतलब अभी मेरा सवाल आपसे है कि आपने दीपिका मैम के साथ भी काम किया है गहराइयाँ में, और वो रोल भी आपका बहुत बेहतरीन था। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि दीपिका मैम के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री थी और क्या आपको सीखने को मिला वहाँ से? तो गहराइयाँ फिल्म में दीपिका के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे, पर दीपिका को मैं पहले से जानती थी। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, तो उनको मैं मिल भी चुकी थी, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर चुकी थी। और जब प्रीमियर हुआ तो फिर मैं उनको दोबारा मिली। उसमें मैं एक पेशेंट ऑफ डिप्रेशन थी जो अपने आप को किल कर देती हैं। तो वो काफ़ी मुश्किल था इन द सेंस कि वो सब सीन्स बहुत ही डार्क, बहुत ही मतलब इमोशनली बहुत चैलेंजिंग थे। पर जो मेरे डायरेक्टर थे शकुन बत्रा, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया मुझे कि मैं उस इमोशन में आ सकूं। टेक्स भी बहुत हुए थे। और इनिशियली वो सीन सिर्फ एक सीन था, एक सीन करना था। पर उन्होंने वो 3-4 दिन का शूट बना दिया। उनको अच्छा लग रहा था कैसे वो शूट हो रहा था, और वो फिर पूरी फ़िल्म में उन्होंने यहाँ-वहाँ सीन्स डाल दिए दीपिका की माँ के, जो मैं प्ले कर रही थी। तो वो मुश्किल था, बट एज़ एन एक्टर आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि किसी भी तरीके का रोल आप कर पाएँ। अम, और जब मैं दीपिका से मिली थी प्रीमियर पे, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि पवलीन, जिस तरह से तुमने ये कैरेक्टर को दर्शाया है, उस तरह से हमको एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला है कि बाकी की फिल्म हम कैसे करें। क्योंकि मेरी स्टोरी पे, क्योंकि मैं अपने साथ जो करती हूँ उसकी वजह से दीपिका जो फील करती है और ये सब कुछ होता है, तो वो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला था जब मैं मिली थी उनसे कि पवलीन थैंक यू कि तुमने इतना अच्छे तरीके से ये सीन किया कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था उनकी खुद के जर्नी के लिए, उस कैरेक्टर के लिए। तो बहुत स्वीट है वो, बहुत ही हम्बल हैं। अम, मतलब ऐसे कोई ईगो नहीं है, बहुत ही स्वीट है। इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जो बड़े एक्टर्स हैं, दीपिका, शिल्पा, और अभी यशराज की फिल्म में मैंने अनिल कपूर जी के साथ भी काम किया है। तो कभी भी भूमि पेडनेकर, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या ईगो टैसल, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को हमेशा लगा कि ये सब लोग बहुत ही मेहनती हैं, तभी यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे कोई लक एक फैक्टर है, पर लक आपको सिर्फ यहाँ तक ही लेके जाएगा। उसके बाद आपको खुद की आपकी क्षमता है कि आप आगे बढ़ पाए कि नहीं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो वो क्यों ईगो क्यों दिखाएंगे? तो मेहनत करके पहुंचे है ना।
सो दे अंडरस्टैंड, दे रिस्पेक्ट कि कोई और इंसान भी मेहनत कर रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा बॉलीवुड के बारे में जो सब लोग बोलते हैं कि अरे नेपोटिज्म, अरे ये फेवरेटिज्म, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ दिल्ली में रहकर अगर फिल्में कर पा रही हूँ तो फिर इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क ना, देन आपकी क्राफ्ट के ऊपर है और आपके हार्ड वर्क के ऊपर है, बाकी सब चीजें तो हट जाती हैं। मैम आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो तो आप कोई भी किरदार निभा लेते हो, हाँ अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं तो फिर आप अपने आप को ढाल नहीं सकते उस किरदार में। हाँ तो जैसे आपने शिल्पा मैम का भी नाम लिया, जिक्र किया कि शिल्पा मैम के साथ भी आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो हमने देखा भी कि जब आपने सूखी फिल्म की थी तो आपने बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाया था उसमें। जी जी। तो किस तरीके से कि जब शिल्पा जी जो हैं एक हाउस वाइफ रहती हैं, उसके बाद कितनी सारी डिफिकल्टीज की उनको किसी स्कूल के फंक्शन में, कॉलेज के फंक्शन में आना होता है और उनको नहीं भेजते तो वो चली आती हैं, तो फिर आप ही फ्रेंड्स सहारा देते हो। जी तो आपका क्या क्या लगता है कि जैसे उस फिल्म में आपने किरदार निभाया फ्रेंड्स होने का, क्या आपके निजी जीवन में भी ऐसे सुखी जैसे दोस्त हैं? हाँ है ना। अगर वो नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, मतलब अ, बिना अच्छे दोस्तों के, क्योंकि आपका परिवार आप चूज नहीं करते, वो नेचुरली भगवान जी आपको देते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते, पर आपके दोस्त आप खुद चुनते हो, वो आपके खुद के डिसीजन है। और आपके दोस्त आपके सॉर्ट ऑफ आपके थेरेपिस्ट हैं, आपका सहारा हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको ये भी बताएंगे कि जो आप कुछ गलत कर रहे हो वो भी बताएंगे। तो एंग्री एंड गॉडेसेस और सुखी दोनों बहुत ही फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स थी। तो आई थिंक कि बिकॉज मेरी खुद की निजी जिंदगी में मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, मुट्ठी के दोस्त है, पर वो इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे कि मैं उन पे किसी भी चीज के लिए रिलाय कर सकती हूँ। किसी भी चीज, अगर आज मैं तकलीफ में हूँ तो मुझे पता है कि मेरे दोस्त मुझे जरूर हेल्प करेंगे। तो हाँ, ये तो अच्छे दोस्त होना तो बहुत सौभाग्य की बात है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अच्छे दोस्त, और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उनको प्लीज सराहा करके रखिए, उनका उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके दोस्त ही आगे जाके जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके दोस्त ही होंगे आपके पास। बच्चे बच्चे तो आजकल अपने लाइफ में बिजी रहते हैं और जाने कहाँ होंगे। मेरी खुद की बेटी है, तो अभी तो 10 साल की है, अभी छोटी है, अब बड़ी होगी कहाँ होगी, आई डोंट नो। तो परिवार के बाद तो आपके दोस्त ही रह जाते हैं ना, तो फिर उनको तो संभाल के रखिए। मैम जैसे आपने जिक्र किया एक बेटी का, तो आपकी बहुत प्यारी बेटी है, मैंने देखा भी है और बहुत लोग जानते हैं कि मतलब आपके साथ रील भी बनाती हैं। तो उनके बारे में मेरा एक सवाल था कि आप एक माँ और एक एक्टर के बीच में वो संतुलन कैसे बना के रखती हैं? क्या कोई डिफिकल्टीज आती हैं? किस तरीके से आप मेंटेन रखती हैं वो रिलेशन? बहुत डिफिकल्टीज आती है। ये क्या है ना कि हमारे देश में एक औरत के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, और अब क्योंकि पिछले 5-6 सालों में कोविड के बाद औरतों ने भी काम करना शुरू किया है उसी लेवल पे जिस पे आदमी कर रहे हैं ना, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कम हुई है, एक और आ गई है। अगर औरतें भी अब काम कर रही हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होनी चाहिए, पर वो कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहां पे लिखा था कि औरतें इवॉल्व हो गई हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आदमी है इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं अभी, विच इज ट्रू। बट उसमें आदमियों की भी गलती नहीं है, हमारी कंडीशनिंग की गलती है कि कैसे बड़ा किया जाता है बच्चों को। लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, लड़कों को अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, वेयर एज दे आर बोथ सेम, दे आर इक्वल। उनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, अपॉर्चुनिटीज में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, और आजकल तो विमेन आर डूइंग एवरीथिंग मेन आर डूइंग, तो इतना कोई फर्क है नहीं। तो ये कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है। आई फील लाइक इट्स मुश्किल है, पर क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है घर पे, मेरे माँ बाप, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरी माँ ध्यान रखती है मेरी बेटी का। तो एक औरत के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो यू कैन टेक ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जीत लोगे आप। एंड सेम चीज आदमियों को भी अप्लाई होती है
कि जैसे कि कहा जाता है ना, एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत है, तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक मैन है या कोई है इंसान, कोई अकेले नहीं कर सकता ये, एक टीम वर्क है। और अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली ना हो, मेरे फ्रेंड्स ना हो जो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे सेन रखते हैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत मुश्किल है कि आप एक सिंगल मदर भी हो, कि आप काम भी कर रहे हो, आप अपना लाइवलीहुड भी देख रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो, बहुत मुश्किल है, लॉट टू डू, पर वो हो जाता है। अगर आपके पास लोग हैं जो आप हु लव यू, जो आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो हो जाता है। लाइफ इज ऑल अबाउट आपके जो लोग आपकी लाइफ में है ना, वो आपकी लाइफ की करेंसी है, असली मूल्य वो है आपकी लाइफ का। जो आप काम से कमाते हो वो आज है, कल चला जाएगा, यू नेवर नो। पर जो लोग हैं वो असली पैसा वो है। तो आई थिंक कि सब लोगों को लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं कोशिश यही करती हूँ। क्या आपके पीछे भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको पुश करता हो कि डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी आगे बढ़ो, अभी बहुत कुछ करना है आपको? बहुत सारे लोग हैं, मेरी माँ है, मेरे क्लोज दोस्त हैं, 3-4 ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें रोते हुए फोन कर सकती हूँ और वो मुझे काम डाउन करेंगे। मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसको सब कुछ मिले दुनिया में जो वो चाहती है। तो बहुत सारे लोग हैं, भगवान नहीं है, वो तो है ही, वाहिगुरु जी हैं जो मुझे वो दे रहे हैं स्ट्रेंथ। बट मैं एक बात बताऊं अंशु, इन लोगों का कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद में विश्वास नहीं रखते। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सैड होके बैठे रहोगे साइड में तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, और लोग आके आपको बोलते रहेंगे तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। खुद अपने आप पे बिलीफ सिस्टम रखो और सब हो जाएगा। पर पेशेंस चाहिए होती है बहुत। पिछले 4-5 सालों में मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को जिस पोजीशन पे रखा है वो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास वो बिलीफ नहीं था अपने आप पे, कॉन्फिडेंस नहीं था। पर जब मैं सेपरेट हुई और सब कुछ खुद करना पड़ा, देन आई रियलाइज कि अरे ये तो हो रहा है, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है, बहुत आराम से, जस्ट आप फोकस रहिए। एक टाइम पे ऐसा था कि आप डिपेंड थे, अभी फिर आपने मतलब उस इंसान से हट के जब देखना शुरू किया तो तब आपको खुद ही लगा कि ये तो बहुत इजी है। हाँ। ये हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होता है मैम, हाँ, कि आप जब तक हम किसी भी डिपेंड रहते इंसान हैं। पे डिपेंडेंट ना रहें। बिल्कुल। और इवन एक शादी में भी, एक रिलेशनशिप में भी, अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप किसी और को खुश नहीं रख सकते, और वो भी आपको खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद खुश नहीं है। तो आई थिंक कि आजकल बहुत सारी रिलेशनशिप्स चल नहीं रही हैं, बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक डिपेंडेंसी सी आ गई है कि मेरी खुशी तुम पे डिपेंड करती है, तुम्हारी खुशी मुझ पे डिपेंड करती है, तुम मुझे पालोगे, इन द सेंस कि पैसे की भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सब औरतों को, सब लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आपका एक छोटा सा संसार है जो आपने बहुत अच्छी तरह वेल मेंटेन रखा हुआ है। अब आप एक और इंसान को चाहते हुए संसार में आए, उसे शेयर करने। ये नहीं है वो कुछ लेके आ रहे हैं कंट्रीब्यूट करने, शेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो आजकल इक्वालिटी हर एक चीज में होनी चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, काम हो, इक्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए। पर ऐसा मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप में नहीं होता मैम, जैसे आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ, और भी लोग देखते हैं कि हम जब तक उस रिश्ते से कुछ मिल रहा होता है तब तक हम साथ में रहते हैं, जिस दिन हमें उधर से मिलना बंद हो गया तो हम रिश्ते भूल के मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा कभी। हाँ, मेरे साथ बहुत हुआ है ये। तो मैंने उससे ये सीखा कि जो मेरा पहला रिएक्शन है ना, उसको मैं थोड़ा रोक के रखूं। जो आपका पहला रिएक्शन होता है ना, कभी कभी वो ठीक नहीं होता। एक सिचुएशन को लेकर आप या तो गुस्से में होते हो या अपसेट होते हो तो कुछ बोल देते हो। वो पहला रिएक्शन मैं ऐसे करती हूँ कि मैं वो नहीं उस पर रिएक्ट करती, और कुछ दिन अपने आप को देकर, कुछ पल अपने आप को देकर, जब आपको वो सिचुएशन बेटर समझ आती है तो फिर आप रिएक्ट करें। पेशेंस जो है वो एक ऐसी चीज है जो हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं और वो बेनिफिट ही देगी आपको।
तो अगर आप पेशेंस रखेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। अपने आप के साथ भी पेशेंस रखिए कि अगर चलो आज ये काम नहीं हो रहा है, 2 साल बाद हो जाएगा, लगे रहो, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। लगे रहिए। मैं तो ऐसे प्रवचन दे रही हूँ जैसे मुझे सब कुछ होता है। oh नहीं मैम, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है बात करते हैं, मतलब really? बहुत ऐसा कुछ है नहीं, सबकी किसी की लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं है। मुझे ऐसा मतलब मुझे बहुत ऐसे जन्म बात बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बात करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ गलत नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन आपके साथ मुझे एकदम ऐसे कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है कि कितनी बात कर डालूं मैं आपसे। प्लीज प्लीज गो अहेड। तो मैम ऐसे मेरे जहन में आता रहता है, ये सवाल अक्सर आता है, तो ये सवाल पूछने के लिए आप बेहतर इंसान हो क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। जब हम मतलब मैंने ऐसे देखा, जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होता है तो वो निकल रहा होता है तो कुछ लोग आ जाते हैं वीडियो फोटो लेने के लिए, तो वो जो अपने बच्चे होते हैं वो छुपा लेते हैं। आपकी भी एक बेटी है, तो क्या आप भी ऐसा करते हो? देखिए, मैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ज्यादा अपनी बेटी को नहीं डालती। ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। वो जो एक आधा रील मैंने डाली भी है, वो भी बड़ा रिलक्टेंटली मैंने डाली है, और वो भी वेकेशंस के लिए, जैसे कि मुझे ब्रांड्स बुलाते हैं कि आप आके हमारे यहाँ रहिए, ये वो। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट के लिए मैंने उसको डाला है, पर मैं अपनी बेटी को ज्यादा नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग उनको पता लगे कि वो कौन है। मैं उस पे अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहती। अगर देखिए, अगर कोई एक्टर अपने बच्चे को छुपा रहे हैं तो ठीक छुपा रहे हैं। एक बच्चे का बचपन उतना ही इनोसेंट होना चाहिए जितना होता है, जैसा हमारा था। अब अगर उनके माँ बाप एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, पोजीशन पे हैं, और उसका असर बच्चे पे नहीं होना चाहिए, और ये उन माँ बाप को पता है, तो वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। तो मैं नहीं डालना चाहूंगी अपनी बेटी को, ना ही मैं ज्यादा कंटेंट उसके बारे में बनाना चाहूंगी। नहीं तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तुम क्यों नहीं डालती हो, और बहुत सारे ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करेंगे एज एक्टर हु इज अ मॉमी, एंड वो मुझे नहीं करना है। इट्स ओके, अभी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों अननेसेसरीली। और अंशु, प्रॉब्लम पता है क्या है कि आजकल वैसे इतना एक्सपोजर है बच्चों को कि आप जितना उनको सोशल मीडिया से दूर रखें ना, जितनी देर, उतना उनके लिए अच्छा है। वहां पे यूएस में बच्चे 10 साल के बच्चे 10 साल के नहीं लगते, 15 साल के लगते हैं। बात भी वो 20 साल की करते हैं। कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, बच्चे अपने आप को हर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और ये सब कुछ इंडिया में आ जाएगा अगर हम बच्चों को दूर नहीं रखेंगे सोशल मीडिया से। तो मेरी बेटी के स्कूल में सोशल मीडिया पे होना अलाउड नहीं है। आप अपना प्रोफाइल नहीं बना सकते, ये उनका रूल है। तो मुझे अच्छा लगता है ये रूल। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग क्लास से, छोटी क्लास से भी, छोटे स्टार्टा से हैं, छोटे शहरों से हैं, वो इतना बढ़िया कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, और बहुत अच्छा है। बट कुछ कुछ ऐसा एक्सपोजर है उसमें जो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब उनको बच्चे रहने दीजिए, आगे जाके तो यही करना है ना। लेट देम बी इनोसेंट, कि जो उनका छोटा सा उनका वर्ल्ड है वो वैसे ही रहे जैसा होना चाहिए। तो मैं नहीं डालती हूँ, कम डालती हूँ, बहुत कम कोशिश करती हूँ कि, और अब मेरे को लग रहा है मेरे को और कम करना चाहिए। नहीं मैम, थोड़ा तो हम लोगों को भी जुड़ा हुआ महसूस एक आधा करना फोटो डाल दी। हाँ। और मैम साथ में ये भी होता है कि मतलब ऐसे बहुत क्लिप वायरल होती हैं और सामने देखने को भी मिलता है कि आप बुला लिए और उसके बाद मतलब आप कह रहे हो नहीं नहीं फोटो नहीं लेना, तो फिर वो मीडिया वाले जो होते हैं वो सामने से बोलते हैं हम लोगों को तो आपने खुद ही बुलाया था। तो ऐसे आपने देखा भी होगा, बहुत क्लिप वायरल होती है आजकल भी। मतलब बहुत वायरल हो रही थी कि अभिषेक के साथ कि वहाँ पे उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया, फिर उनकी मैनेजर उनको डांट रही है, तो उन्होंने बदले में बोला कि हमें शौक थोड़ी चढ़ाता, आपने खुद ही बुलाया। तो फिर वो अभिषेक माफी भी मांगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फिर मैम, ऐसा क्यों करते हैं? कि देखिए, अब वो क्यों करते हैं तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो एक्टर्स अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, जैसे कि आजकल के जमाने में पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, वो नहीं करते ये सब कुछ।
तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप अगर ये हम देखें उस पर्सपेक्टिव से कि जो एक्टिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, कि आप किस तरह के एक्टर बनना चाहते हैं। आप एक ऐसे एक्टर बनना चाहते हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाएं, या ऐसे बनना चाहते हैं कि जो अलग अलग एड में आए और फैले हुए हैं चारों तरफ, पर एक्टिंग कुछ खास नहीं हो रही है। तो ये बड़ा पर्सनल डिसीजन है ऑनेस्टली अंशु। मतलब कुछ लोग हैं जो ये नहीं करते, कुछ लोग हैं जो ये करते हैं। तो मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो उनका डिसीजन है, वो ये चाहते हैं करना, उनको लगता है कि इससे उनको बेनिफिट होगा, तो दैट इज देयर कॉल, वो उनकी इच्छा है। मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। कोई बात नहीं मैम, आपने जितना बोला मतलब उससे पर्याप्त जानकारी है वो हमारे लिए। तो हाँ। मैम आपने सिटी ऑफ ड्रीम में काम किया है, जो वेब सीरीज है उसमें आपका एक सीन था कि वो लेस्बियन को लेके आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो एकदम डिफरेंट है, फिर आपको बताया गया हुआ कि आपको उनके साथ रिलेशन में आना है, तो आपके लिए कितनी डिफिकल्टीज हुई उस चीज में आप अपने आप को ढालने के लिए? क्या फिर उसके बाद आपके निजी जीवन में कोई प्रभाव पड़ा? एक्चुअली क्या है ना कि बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो थिएटर से है, और थिएटर में भी हमने कई सारे किरदार निभाए हैं जो हमारी निजी जिंदगी से बहुत अलग हैं। तो जब आप एक एक्टर हो जो सिर्फ जो एक्टिंग के प्यार में हो और उसके लिए आप एक्टिंग करना चाहते हो, तो फिर आप ये सब कुछ नहीं सोचते। जब मैंने वो सीन किया तो मैंने उसको ऐसे ही अप्रोच किया कि ये कैरेक्टर है और इसके लिए ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो अगर ये एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, और इसमें डायरेक्टर भी नगेश कुकुनूर जी थे, वो नेशनल अवार्ड विनर है, कोई ऐसे तो डायरेक्टर थे नहीं। तो जिस तरह से मैंने बैठ के बात की इस बारे में, तो जो दूसरी एक्टर थी वो भी थी, तो हमने काफी, जैसे हर एक सीन हम डिस्कस करते थे वैसे ही ये सीन डिस्कस किया। तो ये भी एक एक्टर की पर्सनल ओपिनियन है कि आप किस तरह से, कितना डेडिकेटेड आप एक कैरेक्टर को निभाना चाहेंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट इसको जस्टिफाई करता है किसी सीन को, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बट या एक ये एक्टर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। बट मैं एक डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मैं स्क्रिप्ट से प्यार करती हूँ कि जो स्क्रिप्ट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एक सीन से फर्क नहीं पड़ता, अगर पूरी स्क्रिप्ट में मुझे लगता है कि एक ये सीन जरूरी है ये एस्टैब्लिश करने के लिए, तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। तो देन आई थिंक कि वो होना चाहिए। कुछ That's how I think. डिफिकल्टीज आई थी करते वक्त? डिफिकल्टीज करते वक्त तो नहीं आई थी ऐसा कुछ, मतलब हमारा क्लोज्ड सेट था तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब डायरेक्टर हो नागेश जी जैसे, तो इसमें कुछ वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो। तो वो अगर डायरेक्टर ही ऐसे थे तो फिर इसमें साथ सोचना क्या। इन फ्यूचर मैम आप डायरेक्टर बनी तो आप अरे वाह, किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे कि कैसी फिल्म आप प्रोड्यूस करेंगी? क्या वो महिलाओं के ऊपर होंगी, क्या वो किसी जेंडर बेस होंगी, तो वो कैसी होंगी? तो मैं अगर कल कभी फिल्म बनाना चाहूंगी तो मैं चाहूंगी कि पूरा वुमेन स्टाफ हो, डायरेक्टर से लेकर एडिटर से लेकर प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, मैं ये चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे मर्दों से कुछ प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी हुई ही नहीं कि पूरा का पूरा सेट सिर्फ औरतें देख रही हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं, पर ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि लाइक आई सेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल कैपेबिलिटी, उतना ही कैपेबल हैं वो लोग, औरतें उतना ही कैपेबल है कि वो सब कर सकती हैं। तो मैं तो ये चाहूंगी, और मैं बनाना चाहूंगी मुद्दे जो मैं देखिए, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहूंगी, मैं अपने आप को इक्वालिटी को सपोर्ट करने वाली कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि औरतें बेटर हैं, मैं ये कहूंगी कि औरतें ज्यादा झेलने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि वो माँ बनती हैं, हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हमारे पेन की क्षमता बहुत ज्यादा है।
और सदियों से हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, घर भी संभालते हैं, फैमिली भी संभालते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, पति को भी देखते हैं, फैमिली मेंबर्स पति के उनको भी देखते हैं। तो मल्टीटास्किंग हमारे खून में है, औरतों के बायोलॉजी में मल्टीटास्किंग है। तो मुझे बस ये लगता है क्योंकि औरतें इतने सदियों से इतना सब कुछ इकट्ठा करती आ रही हैं, तो उनमें ये सब कुछ करने की क्षमता ज्यादा है। तो मैं इस मुद्दे पे बनाना चाहूंगी कि हाउ इक्वालिटी जो है वो ऐसा एक टॉपिक है जो बिना बात किए होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, कि इसके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज एक आदमी एक औरत से अलग दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलनी चाहिए या उनको, और मर्दों को भी कम मिले। आजकल तो मर्दों को अपॉर्चुनिटी कुछ चीजों में कम मिलती है, जैसे मॉडलिंग करियर है तो उसमें औरतों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं, तो ये भी है। तो मैं इक्वालिटी पे बनाना चाहूंगी, नॉट जस्ट वुमेन। मैम जब आप मूवी बनाएंगे मेरे को भी ले लेना। 100% अंशु, तुम्हारे लिए मैं रोल लिखूंगी। क्योंकि राइटर थोड़ी को बहुत बोलोगे एक्टिंग रोल। तो हम लोग भी कर लेते हाँ हैं। जरूर, आप लोगों तो ने मैं चाहूँ छपाक में भी कि की थी। आप एसिड अटैक पे भी, एसिड अटैक के मुद्दे पे भी जरूर फिल्म बनाएं। जरूर। तो मैम मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल फेमिनिज्म को लेकर है, और उसके बाद आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। तो मेरा सवाल फेमिनिज्म को लेके है कि आप फेमिनिज्म को किस तरीके से देखती हैं? क्या ये महिलाओं के अधिकारों की बात है या आपके लिए इसका कुछ और महत्व है? मेरे लिए फेमिनिज्म का महत्व है, जैसे कि मैंने कहा, इक्वालिटी, कि जो अपॉर्चुनिटीज आदमियों को मिलती हैं वो सेम अपॉर्चुनिटीज औरतों को भी मिले। ये प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही अच्छी तरह कहा था इस इंटरव्यू में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ फिजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी है। माने कि इक्वल कैपेबिलिटी जो है कि औरत और आदमी दोनों सेम काम उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दोनों इक्वल। तो ये कोई फिजिकल सुपीरियोरिटी के बारे में नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कि कौन दिमाग से ज्यादा ताकतवर है, दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज औरतों को दी जाती हैं वो सेम अगर आदमियों को दिए जाएं, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है और वाइस वर्सा। तो मेरे लिए फेमिनिज्म सिर्फ ये है। मैं ये नहीं मानती कि आदमी गलत हैं या औरतों के साथ हमेशा गलत ही होता है। अब थोड़ा ज़माना चेंज हो रहा है, हमारा देश स्पेशली एक वेव में है अभी, जहाँ पर औरतें ज़्यादा जॉब पोजीशंस ले रही हैं और टॉप हेड पोजीशंस ले रही हैं, कंपनी की सीईओज बन रही हैं। तो अब वो चेंज धीरे धीरे आ रहा है, जहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरतों की थी, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ रही है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो डिवाइड कर दी जाए इक्वली, क्योंकि अब दोनों काम कर रहे हैं, तो वो बेटर रहेगा। एक इंटरव्यू इंदिरा न्यूई जी का था, उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छा वर्क डे था जहाँ पर उनको प्रमोशन मिली। वो घर आई तो उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि घर पे दूध खत्म हो गया है, जाके दूध लेके आओ। तो वो कहती कि मैं अपने इतनी खुशखबरी उनको बताऊं कि पहले मैं दूध लेके आऊं, और घर पे उनका बेटा भी है, सब लोग हैं, बट इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ खत्म हुआ है तुम लेके आओ। तो ये जो है ना अनड्यू प्रेशर, ज्यादा चीजें करने का, ये अगर आई थिंक ये थोड़ा लेवल हो जाए, दैट इज व्हाट आई वुड वांट। बिल्कुल, क्योंकि एक महिला, मतलब जो एक महिला होती है उस पे जिम्मेदारी थोप देते हैं। मतलब आप अगर हाउसवाइफ हो तो आपको ही सारे काम करने हैं, आप चाहे थके हो, चाहे आपका मन ना हो। जैसे कि मतलब एक महिला को पीरियड्स भी होते हैं, तो पीरियड्स का पेन जो होता है वो शायद पुरुष तो नहीं समझ सकते। तो उसमें ऐसा होता है कि जो हमारा साथी है, जो हमारा हमसफर है, वो हमारी हेल्प करे जी। या मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आज मूड ही नहीं है बनाने का, मतलब हम लोगों के तो मूड स्विंग्स ही इतने होते हैं।
तो मतलब बराबर का अगर ये हकदार हो या कि चलो ठीक है आधा काम आप करो आधा हम करते हैं, हाँ। तो आधी प्रॉब्लम घर की सॉल्व हो हाँ, जाएंगी। वही है। और क्या है कि एक दूसरे के लिए इज्जत भी बढ़ जाती है बिल्कुल। अगर आप अपना एक दूसरे का हाथ बटाएं हर एक चीज में। जैसे कि मैं ये भी कहूंगी कि क्या है कि सदियों से कमाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली आदमियों के ऊपर है, तो उनके ऊपर पे कम प्रेशर नहीं था इतने सदियों से। उन पे भी बहुत प्रेशर है कि आप अपने लिए भी कमाओ, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए कमाओ, और कमाना भी कोई आसान चीज नहीं है, तो प्रेशर उन पे भी था। तो अब क्या हो रहा है ना कि अब मैं चाहूंगी कि ये प्रेशर एक दूसरे का बांटे, कि अगर आदमी थोड़ा घर में हेल्प करे और औरत थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करे, तो ये एज ए यूनियन वो रहेंगे, कि ना कि ये एक हेड ऑफ फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही खराब है। क्या मतलब हेड ऑफ फैमिली? फैमिली बनती सब लोगों से है, तो हेड की क्या जरूरत है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कमाते हैं वो हेड हैं? जी नहीं, हेड होने चाहिए मे बी एल्डर्स ऑफ फैमिली, जिन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, उन्हें ज्यादा पता है, ये होता है हेड ऑफ फैमिली। जो कमाता है वो हेड ऑफ फैमिली, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो मैं यही चाहूंगी कि एक दूसरे का हाथ बटाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उससे वैसे ही लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। बहुत अच्छा रिप्लाई किया आपने। और आपके मन में मेरे प्रति कुछ सवाल या हमारे सिरोस टीवी को लेके कोई सवाल? जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सब लोग इतने इंस्पिरेशनल हो कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप सिर्फ यहाँ पे छाव में नहीं काम कर रहे हैं, आप बाहर भी काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली जॉब्स कर रहे हैं सब लोग, और सीख रहे हैं कितने सारे स्किल्स। पर जब आज जो आप फील करती हैं अंशु, और कुछ साल पहले जब आप यहाँ आई थी, उसकी फीलिंग में और आज की फीलिंग में क्या फर्क है अपने प्रति? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे इस तरीके का सवाल पूछा गया हो। 15 साल की अंशु बहुत डरी सहमी थी, दुनिया के सामने आवाज नहीं उठाती थी, अपने परिवार वालों के सामने, अपने पापा के सामने अपनी आवाज नहीं उठाती थी। आज की अंशु बोलना जानती है, अपने हक के लिए लड़ाई करना जानती है, अपने अधिकारों की बात करना जानती है। आज मैं छाव फाउंडेशन में हूँ, सिरोस टीवी प्लेटफॉर्म की होस्ट हूँ। तो अच्छा लगता है कि आज समाज में मतलब अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपनी पहचान बना पाई हूँ। तो आज की अंशु राजपूत को सब लोग जानते हैं, उस अंशु राजपूत को कोई नहीं जानता था। तो ये फर्क आया है। शायद मेरे ऊपर ये हादसा ना हुआ होता, क्योंकि हम अपने हादसों से सीखते हैं। मैंने अपने हादसों से सीखा है कि हादसे को अपना मान के बैठना वो जिंदगी नहीं होती है। हादसों से लड़ के आगे बढ़ना, फिर समाज के सामने अपनी पहचान बनाना, वो जिंदगी होती है। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। और मुझे दिख रहा है अंशु, मेरे को दिखता है कि जब मैं सब आप लोगों से मिलती हूँ, वो कॉन्फिडेंस दिखता है, और जो अपने आप में वो आत्मसम्मान है वो दिखता है आप सब में। तो ये मैं छाव फाउंडेशन को कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि जिनको जिनको जरूरत है उनको आप वो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट ही तो चाहिए आजकल की औरतों को, स्पेशली आप जिस दौर से गुजरे हैं और आपने जो सहा है। ऑल यू नीड इज सपोर्ट, क्योंकि कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक नई शुरुआत है, और आपने ऐसे ही उसको लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर इवन मीटिंग मी। आई थिंक मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं आप लोगों से मिली हूँ। थैंक यू मैम, और आशा करती हूँ कि ये बातचीत पॉडकास्ट तक ही सीमित नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ कि लंबे समय के लिए आप हमारे सिरोस टीवी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़िए और छाव फाउंडेशन के साथ जुड़िए। और मैं आऊंगी, मैं शीरोज कैफे में अपनी बेटी को लेके आऊंगी, और जब आप खोलेंगे प्लीज मुझे एक रेगुलर कस्टमर सोचिएगा। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंशु।